नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन और हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। देखो दोस्तों, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसकी गणना यानी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन करता है और कैसे करता है, और कौन कौन सी विधियों यानी कौन कौन से मेथड से करता है। आरएएस प्रीलिम्स में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वेटेज है वो 7 से लेकर 8 क्वेश्चन है और काफ़ी कम टॉपिक्स हैं, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देखो, इसमें लिखा है मैंने NNP/FC इक्वल्स टू राष्ट्रीय आय। देखो, NNP का मतलब होता है, N का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट का मतलब होता है शुद्ध, राष्ट्र नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जब भी हम निकालते हैं किस पे, एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय। देखो ये एफसी क्या होता है, एफसी एक होता है एफसी और एक होता है एमपी यानी मार्केट प्राइस। देखो ये है फैक्ट्री मान लीजिए, ठीक है, और ये है मार्केट, ठीक है, ये मार्केट है, ये फैक्ट्री। मान लीजिए इस फैक्ट्री से कोई चीज़ निकलती है, मान लीजिए इसे कोई पेन बना, ये पेन बना, तो इस पेन पर कितनी लागत आई, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री में कोई उत्पाद बनता है तो उस उत्पाद पर कितनी लागत आती है उसको बनने में, तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब ये पेन बन गया है, तो जो फैक्ट्री का जो मालिक है इसमें अपना क्या जोड़ेगा, प्रॉफिट जोड़ेगा। प्रॉफिट जोड़ेगा और प्रॉफिट जोड़ के क्या करेगा, इसको मार्केट में बेचेगा। लेकिन मार्केट में बेचने से पहले सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जब इस टैक्स को इसमें इंक्लूड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, तब जाके इसको बोलते हैं, उस मान लीजिए इस पेन को बोलेंगे कि ये जो पेन है अब बिकेगा किस पे, मार्केट प्राइस पे। कहने का मतलब है कि जब भी कोई वस्तु मार्केट प्राइस पर बिकती है तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट पे जब भी निकालते हैं तो उसमें उस उत्पाद या उस वस्तु के बनने का जो भी कॉस्ट आया है वो रहता है। तो हमें राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसमें हम टैक्स को इंक्लूड नहीं करते। याद रखना कि राष्ट्रीय आय में टैक्स को इंक्लूड नहीं करते। तो हम दो चीज़ों के आधार पे निकालेंगे राष्ट्रीय आय, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे और एक मार्केट प्राइस पे। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय आय होगा वो फैक्टर कॉस्ट पे ही होगा। यानी यदि हमने एनएनपी मार्केट प्राइस में निकाला, देखो यदि हमने एनएनपी मार्केट प्राइस पे निकाला तो उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे, और यदि उस चीज़ पे अगर सरकार सब्सिडी देती है तो उसको जोड़ देंगे, तब जाके हमारे को NNP/FC मिलेगा। ये मैंने आपको सिंपल सी बताई कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब देखो हम कैसे इसको निकालेंगे, अब देखते हैं। देखो हमारे पास राष्ट्रीय आय की गणना के दो आधार होते हैं, इन दो आधार पे हम राष्ट्रीय आय को निकालेंगे। एक निकालेंगे हम साधन लागत, यानी कि इसको बोलेंगे हम फैक्टर कॉस्ट, और शॉर्ट में लिखेंगे हम एफसी। जैसे मैंने लिखा था NNP/FC, तो एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर। दूसरा हम निकालेंगे बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर, यानी कि एमपी, जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट में एमपी, ठीक है। अब साधन लागत पर हम चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे हम जीडीपी, दूसरा डिस्कस करेंगे हम जीएनपी, तीसरा डिस्कस करेंगे एनडीपी, और चौथा करेंगे एनएनपी। देखो एक चीज़ होती है ग्रोस और एक होती है नेट, ठीक है। ग्रोस हमेशा ग्रोस हमेशा नेट से ज़्यादा रहती है, ग्रोस हमेशा नेट से ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब देखो जीडीपी की बात करते हैं, तो देखो जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रोस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को बोलते हैं। तो जीडीपी होती क्या, एक वित्त वर्ष, एक वित्त वर्ष, देखो एक वित्त वर्ष हमारा क्या होता है, 1 फरवरी से होता है। 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक इंडिया के अंदर 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है फाइनेंशियल। तो एक वित्त वर्ष में घरेलू सीमा, घरेलू सीमा मतलब जो भारत की जो सीमा है वहाँ पे, और जो हमारे आइलैंड है, लक्षद्वीप है, ठीक है, अरब सागर में, और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो इससे हम देखो इसके अंतर्गत, यानी ये वाला लैंड और ये वाला लैंड और ये वाला लैंड,
इसके अलावा जो समुद्र का 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है इसके चारों ओर, इसके भी चारों ओर, उसको भी इंक्लूड करते हैं। इसको बोलते हैं हम घरेलू सीमा। सबसे पहले मैंने बताया वित्त वर्ष, जो कि 1 फरवरी से 31 मार्च तक होता है। दूसरा मैंने बताया घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा में एक तो मुख्य भूमि, इसके अलावा आइलैंड और समुद्र के अंतर्गत जो भी हमारी मुख्य भूमि है उससे लेके 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है उस सबको हम घरेलू सीमा में इंक्लूड करते हैं। घरेलू सीमा में सभी वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, देखो अंतिम मौद्रिक मूल्य का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपके पास 1 किलो आलू है, 1 किलो क्या है, आलू। उस आलू से चिप्स बनाए गए, ठीक है, और उस चिप्स की जो प्राइस है वो है 100 रुपये, और आपके आलू का 1 किलो का जो प्राइस है वो है 10 रुपये, ठीक। तो इस 10 रुपये के 1 किलो आलू से 100 रुपये की चिप्स बनाई गई। तो देखो 100 रुपये की चिप्स बनाई, अब इस 100 रुपये में से मैं यदि 10 रुपये घटा दूँ, जो आलू का प्राइस है उसको घटा दूँ 90 रुपये, तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स थी उसको घटा दूँ, तो अब अंतिम मूल्य तो क्या हुआ, 90 रुपये हुआ ना, 90 रुपये हुआ ना, क्योंकि 10 रुपये आलू के घटाइए, तो अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो मैंने 3 चीज़ बताई। एक वित्त वर्ष में घरेलू सीमा में सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य यदि निकाल लेते हैं और उन सबको हम जोड़ लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आई होप कि आपको जीडीपी समझ में आई होगी। अगली हम देखते हैं जीएनपी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रोस हमेशा नेट से ज़्यादा रहता है, तो जीएनपी जीडीपी से कम हो। देखो एक वित्त वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, इसमें केवल एक चीज़ चेंज हुई है, वो है देश के निवासी। यहाँ पे था घरेलू सीमा और यहाँ पे है देश के निवासी। देखो देश के निवासी का मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने भी भारत के निवासी हैं वो, और विदेशों में जितने भी इंडिया की जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, उन सब के द्वारा। इंडिया के अंदर फॉरेन के लोग भी हैं, उनको नहीं इंक्लूड करेंगे हम, केवल जो भारत के निवासी हैं उनको इंक्लूड करेंगे, और फॉरेन में जितने भी भारत के निवासी हैं उनको इंक्लूड करेंगे। उन सबको यदि हम जोड़ दें और जोड़ के जो इनकम निकालेंगे उसको बोलेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया हो, जीडीपी और जीएनपी दो चीज़ हो। अब देखो जीडीपी से हम निकालेंगे एनडीपी। देखो एनडीपी यहाँ पे जी है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे ग्रोस मतलब सकल है, यहाँ नेट मतलब शुद्ध है। तो शुद्ध कोई चीज़ कब निकालते हैं, जब उसमें कोई भी चीज़ जैसे डेप्रिशिएशन निकाल दी हमने जीडीपी से। जीडीपी से मतलब मान लीजिए हमने क्या है, ये कोई मशीन है हमारे पास, 10,000 रुपये की मशीन, ठीक है। इस 10,000 रुपये की मशीन से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस मशीन के अंतर्गत मान लीजिए यूज़ करेंगे, कुछ टूट फूट होगी, यानी कुछ मूल्य ह्रास तो होगा ना। 10,000 है तो 10,000 की थोड़ी रहेगी ये मशीन, तो कम हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। यानी जीडीपी में से यदि मैं मूल्यह्रास को घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीडीपी से हमने निकाली एनडीपी। चौथा हम हैं निकालेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये निकालेंगे हम जीएनपी से। तो देखो यदि जीएनपी में से डेप्रिशिएशन यानी मूल्यह्रास घटा दूँ तो मेरे को मिल जाएगा एनएनपी, ठीक है। ये चीज़ें जो 4 चीज़ें हमने निकाली हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ये किस पे निकाली है हमने, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है अभी हमने इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि फैक्ट्री से जो चीज़ें बनाई है उन्हीं से हमने ये चीज़ें निकाली। अब इन्हीं चीज़ों से हम निकालेंगे, यानी कि जो साधन लागत पे निकाली है उन्हीं से हम निकालेंगे कहाँ, मार्केट प्राइस पे। तो चलिए मार्केट प्राइस पे समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया जीडीपी एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना अभी क्या होती है जीडीपी, इसके बाद में जीएनपी बताया, इसके बाद में एनडीपी और एनएनपी, ये 4 चीज़ें बताई। अब इन 4 चीज़ें जब फैक्टर कॉस्ट में निकाली थी तो उनमें यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें और सब्सिडी कर दें। सब्सिडी मतलब होता है कि देखो सब्सिडी मतलब होता है, ये मान लो फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री ने कोई चीज़ बनाई, मान लीजिए एक पेन बनाया 13 रुपये का, 13 रुपये का। अब एक कंपनी है सेलो, उसका पेन बिक रहा है मार्केट में 11 रुपये, तो इस कंपनी का नहीं बिकेगा क्योंकि महंगा है। तो सरकार क्या करेगी, इसको देगी 2 रुपये की सब्सिडी, और 2 रुपये की सब्सिडी देगी तो ये 13 रुपये का पेन आ जाएगा 11 रुपये का।
तो दोनों इक्वल पे आ गए। अब बिकेगा इसका पेन भी बिकेगा। तो जब हम इन चीज़ों से यानी कि जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्स को तो जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें तो हमारे को मिलेगा जीडीपी ही मिलेगा, लेकिन वो किस पे मिलेगा? मार्केट प्राइस पे। इसी प्रकार से यदि जीएनपी जो फैक्टर कॉस्ट था उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें, सब्सिडी घटा दें तो मिलेगा जीएनपी ही मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा हमारे को मार्केट प्राइस पे। फिर एनडीपी एफसी में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें, सब्सिडी घटा दें तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। और एनएनपी एफसी में यदि इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें, सब्सिडी घटा दें तो एनएनपी मार्केट प्राइस मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको याद रखना है कि फैक्टर कॉस्ट पे जो भी चीज़ें हमने निकाली उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ो और सब्सिडी घटाओ तो वो चीज़ें हमारे को मिलेगी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी किस पे? मार्केट प्राइस पे। सिंपल चीज़ थी, ठीक है। अब एक चीज़ आती है, आपने सुना होगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। बोलते हैं कि भारत में पर कैपिटा इनकम कम है। क्यों कम है? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए पर कैपिटा इनकम भारत में कम है। निकालते कैसे हैं? एनएनपीएफसी। और ये क्या होता है एनएनपीएफसी? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एनएनपीएफसी जब भी निकालोगे आपको याद रखना है वो है राष्ट्रीय। देखो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा एनएनपीएफसी और या फिर दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय देके आपको दे देंगे एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी और जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी। अब पूछेंगे निम्न में से राष्ट्रीय आय कौन सी, तो आपको याद रखना है एनएनपीएफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो उसको बोलेंगे राष्ट्रीय आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? जब राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से डिवाइड कर दो, यानी जितनी राष्ट्रीय आय है देश की उसमें जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये आपको समझ में आएगी। अगली चीज़ है हमारे पास मौद्रिक जीडीपी वर्सेज वास्तविक जीडीपी। यानी कहने का मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो दो प्रकार की जीडीपी होती है, एक होती है मौद्रिक जीडीपी और एक होती है वास्तविक जीडीपी। सबसे पहले समझते हैं हम कि मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। जब भी हम गणना जीडीपी की वर्तमान वर्ष या उसको बोलते हैं प्रचलित कीमतों के आधार पर करते हैं तो उसको बोलेंगे मौद्रिक जीडीपी। जैसे देखो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वित्त वर्ष चल रहा है। यदि हम इस जीडीपी को 2021-22 की तुलना में निकालें, यानी 2021-22 की तुलना में हम 2022-23 में जीडीपी निकालें तो इसको बोलेंगे हम मौद्रिक जीडीपी। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान वर्ष पर निकाल रहे हैं। इस प्रकार की गणना यानी जो मौद्रिक जीडीपी होती है उसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है, यानी कि इन्फ्लेशन भी दिखती है, इन्फ्लेशन भी इंक्लूड रहती है। इस मौद्रिक जीडीपी के आधार पर हम यदि भारत का स्थान देखें विश्व में तो वो है 5वां। पहले पे है अमेरिका, ठीक है, दूसरे पे है चाइना, ठीक है, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, और भारत कौन से पे है? 5वें स्थान पे। लेकिन एक चीज़ है पीपीपी यानी ट्रिपल पी पर तीसरा, ये मैंने क्या लिखा है? परचेजिंग पावर पेरिटी। ट्रिपल पी का मतलब है परचेजिंग पावर पेरिटी, यानी कि क्रय मूल्य शक्ति के आधार पर भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। वो कैसे है? देखो मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये में हमारे पास 2 किलो सेब खरीद सकते हैं इंडिया में। क्या खरीद सकते हैं? सेब। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लगभग 80 रुपये ले लेता हूँ, ठीक। 80 रुपये में 1 किलो सेब ले लेते हैं, ठीक। अब अमेरिका में देखो, अमेरिका के अंदर $2 के अंदर, ठीक है, क्या आती है? 1 किलो सेब आती है। 1 किलो क्या आती है? सेब आती है। अब $1 का मूल्य कितना है? 80 रुपये। तो $2 का कितना हो गया? 160। यानी कि भारत में 80 रुपये में 1 किलो सेव आ रही है, जबकि अमेरिका में 180 आ रही है। तो अगर भारत में अगर अमेरिका से तुलना करें तो हमारे पास कितनी सेव आ जाएगी? 2 किलो सेव आ जाएगी। 2 किलो सेव आ जाएगी कितने में? 160 में, ठीक है। तो अगर इस आधार पर हम गणना करते हैं तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य शक्ति, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इस आधार पर दुनिया में तीसरे नंबर पर। लेकिन मौद्रिक जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है दुनिया में? 5वां स्थान, ठीक है। तो ये थी मौद्रिक जीडीपी, जो कि हम
वर्तमान वर्ष के आधार पर निकालते हैं। अब दूसरी है वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी। ये क्या होती है? जब हम गणना स्थिर कीमतों का मतलब होता है आधार वर्ष। देखो आधार वर्ष का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने आधार वर्ष लिया 2011-12। भारत में 2011-12 के आधार में निकाला जाता है। आधार वर्ष भारत में माना गया 2011-12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2011-12 में जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो क्या थी? सभी नॉर्मल थी। यानी कि जैसे कोई बाढ़ या कोई भूकंप वगैरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं आई थी जिससे कि कोई इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल थी। इस 2011-12 के आधार पर यदि मैं 2022-23 में जीडीपी निकालता हूँ तो इसको बोलेंगे स्थिर कीमतों पर या फिर आधार वर्ष पर जीडीपी की गणना, और इसी को बोलते हैं वास्तविक जीडीपी या फिर रियल जीडीपी। अब कोई पूछे कि क्या इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव रहता है? नहीं, क्योंकि नाम ये है स्थिर कीमतों पर, तो कीमतें स्थिर हैं तो इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने बताई मौद्रिक जीडीपी और एक वास्तविक जीडीपी। आगे देखो, एक है जीडीपी अपस्फीति कारक या जीडीपी डिफ्लेटर। देखो इसका क्या काम है, निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो एक फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर। हमने निकाली नॉमिनल जीडीपी यानी मौद्रिक जीडीपी, दूसरी हमने निकाली रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी। यदि नॉमिनल जीडीपी में हम रियल जीडीपी से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी को बोलेंगे हम जीडीपी डिप्लेटर। क्या बोलेंगे? जीडीपी डिप्लेटर। ठीक है, यानी कि ये जो जीडीपी डिप्लेटर है इसको हम बोल सकते हैं कि ये मुद्रास्फीति को मापने का क्या है? एक इंडिकेटर है, संकेतक है। ठीक है, क्या है? इंडिकेटर है जीडीपी को कैलकुलेट कर। लेकिन जीडीपी डिप्लेटर, सबसे पहले देखिए जीडीपी डिप्लेटर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के मुकाबले अधिक सटीक। सबसे पहले देखो सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो होता है वो रिटेल शॉप पर मुद्रास्फीति को निकालने का एक तरीका है और डब्ल्यूपीआई होलसेलर पर मुद्रास्फीति को निकालने का एक तरीका है। लेकिन जो जीडीपी डिप्लेटर है वो इन दोनों से अच्छा है, लेकिन फिर भी इसको यूज नहीं करते हैं भारत में। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। इस कारण से भारत में जो मुद्रास्फीति की गणना है वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आधार पर ही की जाती है। लेकिन आपको याद रखना है कि जीडीपी डिप्लेटर होता क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसको होते हैं जीडीपी डिप्लेटर। अब बात करते हैं हम जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी इसकी गणना की कौन कौन सी विधियाँ हैं। देखो हम 3 विधियाँ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम आय विधि यानी इनकम मेथड, दूसरी हम पढ़ेंगे व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरी पढ़ेंगे हम उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड। इंडिया में बात करें तो आय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, व्यय विधि और उत्पादन विधि का प्रयोग इंडिया में किया जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले देखो आय विधि की बात करें तो आय विधि में क्या करते हैं कि देश के अंदर कितना किराया लगा, कितनी मजदूरी मिली, कितना ब्याज और कितना लाभ, इन सब चारों चीज़ों को जोड़ दो तो उसी को बोलेंगे हम आय विधि के आधार पर इनको बोल देंगे राष्ट्रीय आय। यानी कि किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन 4 चीज़ों को जोड़ते तो राष्ट्रीय आय आ जाती है। और ये कौन सी विधि है? आय विधि। आय विधि मतलब इनकम है ना, तो इनकम कमा रहे तो इसी के आधार पर निकालते हैं। और ये इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन सबको कैलकुलेट करने में एक तो समय और एक सटीक मेथड नहीं है इंडिया के अंदर, इसलिए आय विधि यानी इनकम मेथड को यूज नहीं किया जाता है। अगली जो विधि है वो है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या किया जाता है ये याद रखना आप, एक फॉर्मूला है। ठीक है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। देखो C का मतलब होता है कंजम्पशन, यानी कि कितना उपभोग किया गया एक देश के अंदर, उसकी जो जनसंख्या है उनके द्वारा कितना व्यय किया गया है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में आई मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, कितना निवेश किया गया है। इसके बाद में प्लस जी मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार के द्वारा कितना खर्च किया गया है। और तीसरा है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इम्पोर्ट किया है, और उस इम्पोर्ट में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट किसको कर देंगे, आयात यानी कि इम्पोर्ट को कर देंगे, और एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। ठीक है, तो इस आधार पर हम जो निकालते हैं वो
उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, और इसको इंडिया में उपयोग किया जाता है। अगली जो विधि है, तीसरी विधि, वो है उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, मूल्य संवर्धन, उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य माइनस मध्यस्थ वस्तुओं की, यानी जो मध्यस्थ वस्तुएं हैं उनको निकाल देते हैं। प्रोडक्शन क्या था, मान लीजिए किसी किसान ने कपास उत्पन्न की, और कपास उत्पन्न करने के बाद में इसने किसी मील को बेचा, मान लीजिए 5,000 रुपये। इस मील मालिक ने क्या किया, एक कपड़ा बनाया और इस कपड़े को इसने 15,000 रुपये में बेचा। तो ये जो 5,000 रुपये हैं, इस 5,000 रुपये को इस 15,000 में से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। यदि इसको भी इंक्लूड करें, क्योंकि ये जो बेचा है 15,000 रुपये का कपड़ा, तो इसमें कपास का मूल्य तो इंक्लूड होगा ना, ऐसा थोड़ी ना इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको घटा देंगे, क्योंकि यदि अगर नहीं घटाया तो ये जो 5,000 रुपये हैं ये डबल बार इंक्लूड हो जाएंगे। तो 15,000 में से 5,000 घटा देंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो मील मालिक हैं, इसने जो 5,000 रुपये कपास थी, इसमें कितनी वैल्यू ऐड की, 10,000 रुपये, तब जाके तो 15,000 का हुआ। तो इसी वैल्यू एडिशन के आधार पर हम ये निकालते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो बीच की मध्यस्थ की जो वस्तुएं हैं उनको घटा देते हैं और उस पर निकालते हैं हम वैल्यू एडेड कॉस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम उत्पादन विधि, और इसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय को फाइंड करते हैं। 3 विधियाँ थी राष्ट्रीय आय को निकालने की। जो पहली विधि थी आय विधि, जिसका इंडिया में उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरी व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरी थी उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड। इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। भारत में जीडीपी की गणना के लिए व्यय विधि और उत्पादन विधि, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूज करते हैं। गणना कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ के द्वारा। याद रखना है कि जीडीपी जो गणना है वो कौन करता है, एनएसओ करता है। एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। पहले एनएसओ नहीं हुआ करता था, पहले 2 संस्थाएं होती थी, सीएसओ और एक एनएसएसओ। लेकिन 2023 मई 2019 को इनको विलय करके एक संस्था बना दी गई और एनएसओ बन गया। ठीक है, तब से एनएसओ ही जीडीपी की गणना करता है। सीएसओ मैंने बताया जो वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और एनएसएसओ होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अब इन दोनों को विलय करके एनएसओ बना दिया गया। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो राष्ट्रीय आय है वो समझ में आई होगी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। लेकिन आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप कि आपको राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम निकालना आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।